अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इत्तेज़ाज़ रज़ा है और मैं कैलज़म मेडिकल कॉलेज से एमएमएस कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे वो सेल साइकिल है, चैप्टर नंबर 5। सेल साइकिल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि लाइफ की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट वो रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन ये होता है कि बिल्कुल अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और पैदा कर लेना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन का। जैसे एक ह्यूमन बींग है, वो अपने जैसा ह्यूमन बींग बना लेगा। एक सेल है, वो अपने जैसा सेल बना लेगा। इसको हम नाम देंगे रिप्रोडक्शन का। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन कहलाता है कि एक सेल से दो सेल का बन जाना सेलुलर रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जो सेल रिप्रोडक्शन होती है वो यूँ होती है कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, डिवाइड होता है। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे सेल डिवीजन का। जो सेलुलर रिप्रोडक्शन को स्पेशल नेम देते हैं सेल डिवीजन का। अब जो सेल डिवीजन है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल ये होता है कि जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है वो घूम फिर के उसी जगह से दोबारा आ जाए और दोबारा वही सारे इवेंट्स हों, तो इसको हम नाम देते हैं साइकिल का। तो जो सेल डिवीजन है ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए से हम सेल साइकिल भी कह सकते हैं। अब सेल साइकिल की जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे सेल है, एक न्यू सेल है जो कि प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ से लेके आगे ये सारे प्रोसेस करेगा, ये इवेंट्स है G1 S फेज, G2 फेज, M फेज और फिर नया सेल बन जाएगा। ये जो सारे इवेंट्स है ये रिपीट करेगा और दोबारा फिर नया सेल बन गया है। जो नया सेल बना है ये दोबारा सारे इवेंट्स करेगा। तो ये जो इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी जगह पर आ रहे हैं, इसको नाम देते हैं सेल साइकिल का। तो दोबारा डेफिनेशन देखें, सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड until it completes mitosis and form new cells is called cell cycle। तो अब देखें, जो सेल साइकिल है उसे हम मेन दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, इंटरफेस में और माइटोटिक फेज में। इंटरफेस जो है ये प्रिपरेटरी फेज है कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसकी हम एग्जांपल ऐसे समझेंगे कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आप वो चीज़ लेके आएंगे जो बिल्डिंग बनाने के रिक्वायर है आपको, मतलब आप खुद को प्रिपेयर करेंगे। आप सामान लेके आएंगे, वो जैसे ईंट्स लेके आएंगे, आप सीमेंट लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लेंगे, प्रिपेयर होंगे, उसके बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब सेल डिवाइड करता है तो वह पहले खुद को प्रिपेयर करता है, जो कि इंटरफेस कहलाता है। तो इंटरफेस हमारे पास प्रिपरेटरी फेज है। अब जो इंटरफेस है इसको हम आगे सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, जैसे G1 फेज, S फेज और उसके बाद G2 फेज। और उसके बाद जो हमारे पास आगे यहाँ पे सेल प्रिपेयर हो गया है, उसने अब होना है डिवाइड। जो माइटोटिक फेज है इसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनाएगा। और माइटोटिक फेज को हम डिवाइड आगे करते हैं कैरोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरो मीन होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन होता है टूटना, एक से दो बनना। तो अब कैरोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का एक से टूट के दो बनना कैरोकाइनेसिस कहलाता है। जब न्यूक्लियस एक से दो बन जाते हैं तो उसके बाद साइटोमीन होता है सेल और काइनेसिस मीन वही टूटना। तो पूरा सेल जो होता है वो दो में टूट जाता है, जिसकी वजह से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो अब हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद इंटरफेस को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरफेस प्रिपरेटरी जो फेस है इसमें ये कैसे सेल खुद को प्रिपेयर करता है। तो हमने कहा है कि इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है, इसमें जो सेल होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। जो सेल्स रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्टली हो रहे होते हैं। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, तो उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है, ये लॉन्गर फेज है हमारे पास। लॉन्गर फेज का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एथलीट है, उसने 100 मीटर रेस करनी है, चाहे 200 मीटर रेस करनी है, तो वो खुद को महीनों पहले प्रिपेयर करता है। रोज़ वो दौड़ेगा, रोज़ वो वर्जिश करेगा, पुशअप करेगा, बहुत कुछ करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा। इतनी मेहनत के वो एक दिन के लिए प्रिपेयर हो रहा है सिर्फ जब उसने रेस करनी है, लेकिन वो जब प्रिपेयर हो रहा है तो उससे महीनों लग रहे हैं। इसी तरह इंटरफेस जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है तो ये बहुत लॉन्गर फेज है, बहुत टाइम रिक्वायरिंग है। अगर हम देखें जो ह्यूमन सेल है वो डिवाइड होते होते जो 24 आवर्स लेते हैं, मतलब एक सेल से दो सेल बनने का जो टोटल प्रोसेस है उसमें जो टाइम रिक्वायर होता है वो 24 आवर्स होता है, जिसमें इंटरफेस अकेली जो फेस है ये हमारे पास 23.5 आवर्स लेती है। मतलब कि जो 90% टाइम रिक्वायर होता है सेल डिवीजन का वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस रिक्वायर करती है, क्योंकि इसमें सेल बहुत सी चीज़ें बनाता है, खुद को प्रिपेयर करता है। चलें, अब जो हमने पहले ये डायग्राम देखी है इसमें देखें G1 फेस है, S फेस है, G0 फेस है। ये जो तीनों फेस हैं G1, S फेस एंड G2 फेस, ये इंटरफेस में आती हैं जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है, डिफरेंट रिएक्शंस करता है। अब हम उन रिएक्शन के थ्रू जाते हैं कि G1 फेस में क्या होता है। देखिए सबसे पहले G1 फेस हमारे पास आती है, ये फर्स्ट फेस है सेल डिवीजन में।
इसमें जो होता है कि सप्लाई ऑफ प्रोटीन जो सेल की तरफ आ रही होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब सेल ने इतने सारी रिएक्शंस करनी है तो उसे फूड भी चाहिए, उसे प्रोटीन रिक्वायर होती है, तो उसी रिक्वायर को पूरे करने के लिए सेल की सप्लाई बढ़ा दी जाती है प्रोटीन की। दूसरी बात है नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगी। नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ने के रीजन देखें, अब खुराक तो उसके पास आ गई है, फूड उसके पास आ गई है, तो फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, हमने निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं जिसकी मदद से फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक ऑर्गेनेल है। जो नॉर्मल सेल होता है उसमें 100 से 200 और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले से अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे सेल डिवीजन में जाता है, G1 फेज स्टार्ट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया 200 से बढ़ के 300 इसके नंबर हो जाते हैं, ताकि जो प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है वहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके वो। और उसके बाद जो तीसरी बात है, सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेल में बहुत सारे रिएक्शंस होने हैं, न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनने हैं, तो उस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये सेल का साइज छोटा है और G1 फेज के बाद उसका साइज इंक्रीज हो चुका है, तो ये इसमें जो सेल ग्रो करेगा उसका साइज ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, रिएक्शन ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शंस कोई भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके लिए एंजाइम रिक्वायर होते हैं, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम के बगैर तो रिएक्शंस प्रोसीड नहीं हो सकते। अगर ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा एंजाइम रिक्वायर है, तो इसलिए इसमें एंजाइम सिंथेसिस भी होगी। उससे अगली जो फेस आती है और सबसे इंपॉर्टेंट फेस है वो हमारे पास एस फेस आती है। एस मीन होता है सिंथेसिस, मतलब इसमें किसी चीज़ की सिंथेसिस होनी है। किस चीज़ की सिंथेसिस होनी है? वो हमारे पास क्रोमोसोम्स की होनी है। मतलब जो नॉर्मल सेल होता है ह्यूमन का, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होने हैं। तो अगर हमने ह्यूमन का सेल एक से 2 बनाने हैं तो मतलब हमारे पास क्रोमोसोम्स डबल होने चाहिए, मतलब 46 और 46 हमारे पास 46 और अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि दोनों सेल्स में 46 आ सकें। तो अभी तो हमारे पास 46 हैं, इसको हमने करना है डुप्लीकेट, ताकि हमारे जो दूसरा सेल बने उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आ सकें। अब देखें जो हमारे पास क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेल में होंगे वो यूँ होंगे। जो ये क्रोमोसोम है, एक जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्रोमेटिड अटैच है, इसे नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। इसका एक अपर आर्म है और लोअर आर्म है। अपर और लोअर आर्म दोनों मिलके एक क्रोमेटिड बनाते हैं। अब जो नॉर्मल सेल है उसमें सेंट्रोमेयर के गिर्द सिर्फ एक क्रोमेटिड है, देखें। उसके बाद एस फेज होगी, सिंथेसिस फेज होगी, ये जो क्रोमेटिड है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखिए सेंट्रोमेयर के गिर्द 2 हमारे पास क्रोमेटिड आ गए हैं और ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, एग्जैक्ट कॉपी हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का। अब ये 2 क्रोमेटिड हो चुके हैं, मतलब सेंट्रोमेयर के गिर्द एक क्रोमेटिड है। जब 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो चुका है और ये होगा एस फेज के दौरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अब ये सेल ने प्रिपेयर कर ली। उसके बाद हमारे पास आती है G2 फेज। जो G2 फेज है इसमें बनने हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब इनका फंक्शन क्या है ये समझ लें। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल पे बनेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, एक पोल पे ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो स्पिंडल जो फाइबर है यहाँ से ओरिजिनेट होंगे और ये हमारे पास जो सेंट्रोमेयर है इस पर अटैच हो जाएंगे और इधर से भी सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएंगे। अब ये हमारे पास हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो ये करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी मदद से एक क्रोमेटिड इस साइड पे आ जाएगा और एक क्रोमेटिड इस साइड पे चला जाएगा। और उसके बाद जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट हो जाएगी डाउनवर्ड, और इसकी मदद से एक सेल इधर बन जाएगा और एक सेल इधर बन जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है, मतलब ये जो क्रोमेटिड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि G2 फेज में बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हमारी इंटरफेस कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आती है हमारे पास माइटोटिक फेज, जिसको हम 2 डिवीजन में डिवाइड कर चुके हैं, कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये अलग टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब हमारी सेल डिवीजन जो इंटरफेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन देखें अभी मैंने आपको बताया कि हमें 24 घंटे चाहिए होते हैं एक सेल से 2 सेल बनाने के लिए। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। पूरी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं और अगर 24 घंटे में एक सेल 2 सेल बनाता है तो मतलब 24 घंटे के बाद 100 ट्रिलियन सेल्स 200 ट्रिलियन सेल्स बना लेंगे। मतलब एक दिन के बाद हमारी बॉडी डबल हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे ये हम कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद होता है? ये बात फिर हमारी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें
अब जो ये फेस है हमारे पास G1 फेस है, G1 फेस के बाद अगर सेल S फेस में आए थे तो वो 24 घंटे के बाद डिवाइड हो जाता है। लेकिन देखें यहाँ पे G1 फेस के बाद सेल जा रहा है G0 फेस में। G0 फेस जो होती है वो हमारे पास रेस्टिंग फेस होती है। अगर सेल इसमें चला जाए तो वो डिवाइड नहीं करता, फिर वो बॉडी की नीड के मुताबिक डिवाइड करेगा। अगर बॉडी को सेल की ज़रूरत है तो वो G0 फेस से निकल के S फेस में आ जाएगी और S फेस से आगे G2 फेस और माइटोटिक फेस करती हुई और सेल बना देगी। ये उस वक्त तक यहाँ से मूव नहीं करेगा सेल जब तक उसकी नीड नहीं होगी। तो G0 फेस हमारे पास जो है वो स्टॉप डिवाइडिंग, ये रेस्टिंग फेस है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता। अब देखिए कुछ सेल होते हैं जो G0 फेस में एंटर होते ही नहीं है, और जो कुछ सेल ऐसे हैं कि जो सेमी परमानेंटली एंटर होते हैं, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो एंटर होंगे और उसके बाद दोबारा डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और कुछ सेल ऐसे होते हैं कि एक बार G0 फेस में चले जाएं उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते, मतलब परमानेंटली वो G0 फेस में चले जाते हैं। चलें, अब इस सब की रीज़न है कि कुछ एंटर ही नहीं होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं और कुछ हमेशा के लिए एंटर होते हैं। तो इसकी रीज़न है, देखें समझते हैं। अब वो सेल्स जो एंटर होते नहीं है G0 फेस में वो देख लेते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, एपी मीन होता है अपर और थील मीन होता है लेयर। वो सेल्स जो अपर लेयर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्किन है, इस पे जो लेयर है ये सारी, ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब जो ये स्किन है ये बार बार रप्चर होती है, क्योंकि ये हम हैंड्स हैं बहुत एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, तो अगर हम किसी सरफेस पे हाथ भी रखते हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे सेल ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो मतलब इन सेल्स की हमें बार बार ज़रूरत होती है। जब बार बार ज़रूरत है तो इन सेल को डिवाइड होना, ज़्यादा डिवाइड होने की ज़रूरत है, इसलिए सेल्स G0 फेस में नहीं जाते और बार बार डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते रहते हैं और साथ साथ सेल्स ज़ाया भी होते रहते हैं। अब जो हमारे पास सेमी परमानेंटली जो एंटर होते हैं G0 फेस में, वो हमारे पास कुछ लीवर के सेल हैं और कुछ किडनी के सेल हैं। अब जो न्यूरॉन के सेल्स हैं ये परमानेंटली एंटर होते हैं, मतलब जैसे ब्रेन फुल ग्रो कर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड फुल ग्रो कर जाती है, उसके बाद इसके सेल डिवाइड नहीं करते, चाहे इंजरी हो जाए उसके बाद ये डेवलप नहीं होते, ये G0 फेस में रहते हैं हमेशा के लिए। थैंक यू।